Okay students, our next topic is solid state. Now we are going to discuss about the third state of matter, that is solid. ठीक है बेटा, सॉलिड आपको पता है क्या होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स मैंने इतनी दफ़ा बता दिया, अब आपके माइंड में ये जो है ना बैठ जाने चाहिए, बल्कि आप ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। सॉलिड स्टेट, ठीक है, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर हम इसको कहते हैं। इसमें पार्टिकल जो होते हैं उनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो बिल्कुल ही कम ना होने के बराबर होती हैं। पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जुड़े होते हैं, कंजस्टेड फॉर्म में होते हैं, बहुत ही स्मॉल जो है एम्प्टी स्पेसेस होती हैं इनके दरमियान, ठीक है। सो एम्प्टी स्पेसेस स्मॉल होंगी तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव भी नहीं कर पाएंगे। पार्टिकल्स फ्रीली मूव भी नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं, जस्ट वाइब्रेट करेंगे। नेक्स्ट, ये क्या होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे, थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, थोड़ी सी जगह पे, इट मीन्स कि इनकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे हम देखना भी इंशाल्लाह, इसको डिस्कस भी करते हैं। सो इट इज़ द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। लिक्विड और गैस के केस में हमने देखा कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। पानी को आप गिलास के अंदर डालें, पानी की शेप गिलास जैसी हो जाएगी। वाटर को बेटे आप जग में लेंगे, टब में लेंगे, बीकर में लेंगे, फ्लास्क में लेंगे, कोई भी कंटेनर ले लें, ठीक है, जिसके अंदर भी आप उसको रखेंगे वाटर की, या इसी तरह से गैस को ले लें तो उसकी उन दोनों की शेप्स उस कंटेनर जैसी हो जाएगी जिसके अंदर आपने उसको रखा है, ठीक है, समझ आ गई इस बात की। बट जो सॉलिड्स होते हैं ये कॉम्पैक्ट होते हैं और इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। So between solid state, the molecules are very close to one another and closely packed. I have already told you that कि particles जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, closely packed होते हैं, tightly packed होते हैं, ठीक है। सो इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। हमने लिक्विड्स और गैस के केस में भी तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्कस किया था ना। सो अब इनके केस में भी क्या होंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। क्यों स्ट्रॉन्ग होंगी, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अब देखें, एक जगह आप लिक्विड ले लें, एक जगह आप सॉलिड ले लें, ठीक है, तो लिक्विड को तोड़ना या आप सपोज कर लें इसको तो आसान होगा, लेकिन जो सॉलिड चीज़ है उसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे इसकी एग्जांपल, सॉलिड लिक्विड से भी इसका कंपैरिजन छोड़ें, इसकी एग्जांपल ले लें, आप सॉलिड चीज़ें लेते हैं, उससे आपको एक छोटे होते आप स्टोरी पढ़ा करते थे ना, एक सारे बच्चों ने स्टोरीज पढ़ी हुई हैं, जिसमें क्या होता था कि किसान था, उसके 4 बेटे थे, वो हर टाइम लड़ते रहते थे, ठीक है, वो बड़े झगड़ालू टाइप के थे आपस में, वो जो भाई थे चारों लड़ते रहते थे। वो जो किसान था, वो जो फार्मर था, वो बहुत परेशान था अपने इन झगड़ालू क्वेलसम्स बच्चों से। सो उसने क्या किया, उसने एक प्लान सोचा, ठीक है, प्लान सोचा उसने, तो फिर उसके बाद क्या किया, उसके ऊपर अमल भी करना था। तो क्या किया उसने क्या किया, अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा कि लकड़ियाँ इकट्ठी करो और उनको तोड़ो। उन्होंने जब लकड़ियाँ इकट्ठी की, सब ने अपनी अपनी इकट्ठी करके तोड़ दी। लेकिन जब उसने कहा इन सारी लकड़ियों को इकट्ठा, वो इजीली टूट गई। जब उसने कहा कि इन सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रखो और अब इनको तोड़ने की कोशिश करो, तो वो टूट नहीं रही थी ना, एक दूसरे के साथ साथ जुड़ गई थी, कॉम्पैक्ट हो गई थी। पहले तो सेपरेट थी, ठीक है, और वो जल्दी से टूट गई। लेकिन जब उनको आपस में जोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया, तो उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है। उनके दरमियान इस तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो उनको तोड़ने की कोशिश की, तो वो जल्दी टूटी नहीं, वो बहुत ज़्यादा थक गए तोड़ने में, ठीक है। तो किसान ने फिर उनको क्या कहा था कि जब आप आपस में इत्तेफाक से रहेंगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। जब आप सारे सेपरेट रहेंगे तो आपको कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। इकट्ठे होंगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो उस एग्जाम्पल को आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाने की वजह से वो जल्दी टूटते नहीं हैं, और इस वजह से क्या हो जाते हैं, सॉलिड हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सो दे कैन नॉट डिफ्यूज़ सॉलिड। बेटा अगर चेयर है, सॉलिड है ना, हार्ड है,
अगर चेयर पड़ी है किसी जगह पे तो क्या वो चेयर वहाँ से खुद ब खुद चल कर कहीं जा सकती है? लिक्विड तो देखो, एयर भी देखो वो खुद ब खुद मूव करती रहती है, लिक्विड भी देखें वो मूव करते रहते हैं, कभी भी नहीं रुकता पानी जो है वो, ठीक है। तो ये अगर आप देखें सॉलिड को, तो सॉलिड दे कैन नॉट डिफ्यूज़, वो डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपनी जगह पे ही पड़े रहते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स मूव नहीं ना करते, उनके पार्टिकल्स तो जस्ट वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। सो वाइब्रेट करते हैं, वो मूव नहीं कर पाते, इसलिए लिक्विड जो है वो सॉलिड जो है वो डिफ्यूज़ भी नहीं कर पाते, ठीक है। जस्ट वाइब्रेशनल मोशन उनके दरमियान होती है, मीन्स जस्ट वो वाइब्रेट करते हैं। हेयर आर सम टिपिकल प्रॉपर्टीज़, बेटा सॉलिड जो होते हैं एग्जिबिट टिपिकल प्रॉपर्टीज़, ऑफ फ्यू ऑफ विच आर डिस्कस्ड हियर। मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली सॉलिड जो होते हैं हार्ड होते हैं, उनको मेल्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो लिक्विड से भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हमने कल भी डेफिनेशन देखी थी कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड्स होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। लाइक सॉलिड को आप पहले हीट करेंगे, ठीक है, तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन फिर गैस में कहीं फिर वेपर्स में जाके कन्वर्ट होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट में भी आ जाता है, फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट में भी आ जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब उस मेल्ट होना है, पिघलना है किसी चीज़ का, ठीक है। तो वो क्या होगा, मेल्ट यानी सॉलिड है, सॉलिड को हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जिस पे जो है वो चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाती है उसका मेल्टिंग पॉइंट है। वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है दैट इज़ वो बॉइलिंग पॉइंट है। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जिस पे कोई चीज़ फ्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो कोई लिक्विड है, लाइक आपके पास मेटल है, मेटल को आप बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा हीट देने से आपकी जो भी मेटल होती है वो पिघलना स्टार्ट होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। हज़ारों की तादाद में भी मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, 500 प्लस मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सो ये हमने देख लिया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, क्योंकि इनका बेटा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉन्ड्स बनाकर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाकर जो है वो आपस में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स, वो आयनिक या कोवलेंट नेचर के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाकर आपस में अटैच होते हैं, इसलिए उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब हम उनको मेल्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमें उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, फिर जाकर कहीं मेल्टिंग होती है, ठीक है। इसलिए सॉलिड्स के जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। रिजिडिटी किसे कहते हैं, सख्ती को, तो ऑब्वियसली सॉलिड्स हैं सख्त तो होंगे क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसकी एग्जांपल आपको बताई कि वो सख्त हो जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। जब पार्टिकल सॉलिड्स के एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे तो उनकी रिजिडिटी क्या होती है, सॉलिड्स की लिक्विड्स और गैसेस से बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मोबाइल नहीं होते। मोबाइल का मतलब क्या है, फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते, जस्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए क्या है इनकी जो रिजिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी फ़िक्स पोजीशन होती है, फ़िक्स शेप होती है। नेक्स्ट देखें बेटा डेंसिटी, तो सॉलिड मैंने बता भी दिया आपको पहले भी कि सॉलिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंसर होते हैं लिक्विड्स और गैसेस से। क्यों डेंसर होते हैं, वही बात बार बार आ रही है। क्लोजली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, एक दूसरे के साथ साथ जुड़े होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एल्यूमिनियम की 2.70 है, आयरन की 7.86 है, गोल्ड की 19.3 है बेटा। साथ में जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, दिस इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी, ठीक है, आपने भूलना नहीं है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दी हुई हैं, 2 टाइप्स हैं, अमॉर्फस सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं बेटा, जो अमॉर्फस सॉलिड्स होंगे मीन्स इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगी, ये शेपलेस होंगे, यानी सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज, पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होंगे, फिक्स शेप नहीं होगी इनकी, ठीक है, शेपलेस होंगे। ऐसे सॉलिड्स को हम जो है वो अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, जिसकी एग्जांपल्स हमारे पास प्लास्टिक है, रबर है। कोई प्लास्टिक की अपनी शेप तो नहीं है, प्लास्टिक का आपको कप भी मिल जाएगा, ग्लास भी मिल जाएगा, आपको जो है वो बाउल भी मिल जाएगा प्लास्टिक का, प्लास्टिक की आपको जो है वो कुछ और भी बर्तन मिल जाएंगे आपको प्लास्टिक के, ठीक है, आपका लंच बॉक्स आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, हम इसको शेपलेस कह सकते हैं, हम इसको जिस शेप में कन्वर्ट करना चाहें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक
ठीक है। सो यू कैन से दैट कि दे आर जस्ट शेपलेस, ये शेपलेस होते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देख ली, रबर वगैरह भी, रबर आपको डिफरेंट शेप्स में मिल जाती है, भालू, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जैसे उनको डिफरेंट टॉयज़ टाइप में, कोई गाड़ी मिल रही, गाड़ी की शेप में रबर मिल रही है उनको, कोई जो है वो कोई डॉल की शेप में उनको रबर मिल रही है, तो डिफरेंट शेप्स में जो है वो आपको रबर मिल जाती हैं, ठीक है। इसलिए क्या है कि रबर की भी जो है वो कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नेक्स्ट इज टाइप इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं बेटे, जिनकी स्पेसिफिक शेप होती है, ऐसे सॉलिड्स जिनके स्पेसिफिक शेप होती है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो 3D अरेंजमेंट में होते हैं, एक 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। उनकी डेफिनेट सरफेसेस होती हैं, डेफिनेट फेसेस होती हैं, उनके दरमियान एक स्पेसिफिक एंगल होता है, उस एंगल पे उन्होंने जुड़ना होता है। जब भी जुड़ेंगे, जब भी शेप उनकी बनेगी, वो एक उसी एंगल पे जब उनकी शेप बनेगी, वो एंगल से हटते नहीं हैं, ठीक है। तो वो उनकी एक ख़ास शेप होती है, जब भी कोई चीज़ वैसी बनाने की कोशिश करेंगे उसकी शेप वैसी बनेगी। तो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में आपके पास डायमंड, सोडियम क्लोराइड बेटा इज़ द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ द टेबल सॉल्ट दैट इज़ यूज्ड इन योर हाउसेज, एट योर हाउसेज। बेटे आप अपने घरों में जो आप इस्तेमाल करते हैं, एट योर होम्स जो आप इस्तेमाल करते हैं नमक खाने के लिए, आप ठीक है, टेस्ट के लिए, वो जो नमक है दैट इज सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट उसको कहते हैं, और वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। यानी एक एलिमेंट है जो कि जो है वो डिफरेंट सेम द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स, यानी एक ही एलिमेंट है लेकिन वो एक एलिमेंट एक से ज़्यादा शेप में, एक से ज़्यादा फॉर्म्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक एलिमेंट है लाइक कार्बन है, कार्बन जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो एलोट्रोपी की एग्जांपल क्या है कि एक ही एलिमेंट है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। लाइक आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके पास O2 की फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, और O3 ओजोन की फॉर्म में भी है ऑक्सीजन ही उसमें, दोनों में ही ऑक्सीजन है, बट एक में ऑक्सीजन गैस और एक में ऑक्सीजन जो है वो ओजोन है, ठीक है। ओजोन भी वैसे गैस ही है, ठीक है। तो एक O2 की फॉर्म में और एक में जो है वो O3 की फॉर्म में है, तो वो ऑक्सीजन ही, ठीक है। तो ये क्या है? एलोट्रोपी है, जिसमें एक सब्सटेंस होती है और एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। तो इसकी एग्जाम्पल में हमने देख लिया ऑक्सीजन को, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम्स इन मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट सच एज सल्फर, सल्फर की भी एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं, ठीक है। ये S8 की फॉर्म में जो है वो मौजूद होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट वगैरह इनकी होती हैं। नीचे दिया हुआ है, दे ऑलवेज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट दे हैव सेम केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब शेप में डिफरेंट होंगे, लेकिन इनका फंक्शन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी? सेम ही होंगी। जो बेटा एलोट्रोप्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती हैं स्पेस के अंदर, यानी 3D डायमेंशन के अंदर, जिसमें आप देखते हैं XYZ प्लेन। फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है चैप्टर नंबर 2, 3 के अंदर, 2 में या 1 में, ठीक है। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ लिया होगा 3D प्लेन के बारे में, जिसमें आप X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह से स्पेस के अंदर आप बात करते हैं, तो इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो स्पेस के अंदर शो करवाई जाती है। सो द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑल्सो चेंज विद द चेंज ऑफ द टेम्परेचर। जो एलोट्रोपिक्स होते हैं इनकी टेम्परेचर देने से इनकी शेप चेंज होती रहती है और नए से नए जो है वो एलोट्रोप्स बनते रहते हैं। सो द टेम्परेचर एट विच एलोट्रोप्स चेंजेस इन अनदर का, यानी एक तो ऑलरेडी वो एलोट्रोप है ना, ऑलरेडी डिफरेंट फॉर्म्स में, आप उसको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने से वो और डिफरेंट शेप्स में, फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई एक सब्सटेंस अपनी शक्ल चेंज करके किसी दूसरी शक्ल में चेंज हो जाता है, वो टेम्परेचर आपके पास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। ट्रांजिशन कर देते हैं, इसके अंदर चेंजेस ले आता है, ठीक है। सो ट्रांजिशन टेम्परेचर सल्फर का 96 डिग्री सेल्सियस है और बिलो दिस टेम्परेचर रोम्बिक फॉर्म इज स्टेबल। सल्फर जो है वो बेटा डिफरेंट फॉर्म में होता है, एक रोम्बिक फॉर्म है, एक जो है वो उसके पास जो होगी वो मोनोक्लिनिक होगी, डिफरेंट फॉर्म्स में है। तो आप ये रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ये शेप की बेस पे उनके नेम है, शेप की बेस पे उनके नेम है। सल्फ़र जब रोम्बिक फॉर्म में है तो वो स्टेबल है, लेकिन जब सल्फ़र जो है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ जाता है तो वो हम उसको हीट करते हैं, तब जो है वो 96 टेम्परेचर, आपके पास सल्फ़र है, सल्फ़र ली आपने इसको जो है वो हीट नहीं अभी किया ना, उसका एक स्पेसिफिक शेप है, वो रोम्बिक शेप है, ठीक है।
जैसे ही आप उसको 96 टेम्परेचर देंगे, 96 टेम्परेचर पे पहुंचते ही सल्फर की शक्ल चेंज हो जाएगी और मोनोक्लिनिक सल्फर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से एग्जांपल है बेटे फॉस्फोरस की दी हुई है। फॉस्फोरस भी जब आप वाइट फॉर्म में होता है, पहले जैसे ही आप उसको टेम्परेचर देते हैं 250 डिग्री सेल्सियस, उसका कलर चेंज हो जाता है और वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से स्टेनस की ये ग्रे कलर में होता है, क्यूबिक होता है। जैसे ही आप उसको 13.2 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, वो स्टेनस वाइट कलर में और टेट्रागोनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा ये हमने देखे कुछ एग्जांपल हैं। नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि वाइट फॉस्फोरस होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, पॉइजनस होता है और वैक्सी सॉलिड होता है। ठीक है, इसकी इट इज़ एग्जिस्ट एज द टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसलिए टेट्रा एटॉमिक यानी P4 की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है। जबकि रेड फॉस्फोरस जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, नॉन पॉइजनस होता है और ब्रिटल पाउडर होता है। ठीक है, ब्रिटल सख्त होता है लेकिन पाउडर फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। तो ये बेटा हमने देखा एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट है लेकिन वो डिफरेंट, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन वो जो है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, नीचे कुछ जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन एज अ साइंस प्रोग्रेस, ये कुछ बताया कि देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज डिटरमिन्ड बाय द ह्यूमन सेंसरी सिस्टम। ऑब्वियसली सेंसरी सिस्टम, आपके जो 5 सेंसेस हैं वो काम करती हैं, आपकी वो पाँचों की पाँचों सेंसेस काम कर रही हैं, तभी आप एक अच्छे साइंटिस्ट होंगे, तभी तो आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, आप आंखों से देखना है, नाक से स्मेल करना है उसको, कानों से सुनना है, स्किन से उसको टच करना है, ज़ुबान से टेस्ट करना है। तो ये पाँचों की पाँचों स्पेल्स आपकी जो है वो सेंसेस जो है वो प्रॉपर्ली काम करेंगी, तो आप एक अच्छे केमिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और आप अच्छे वे से जो है वो किसी भी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो ह्यूमन सेंसरी सिस्टम ही जो है वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के लिए काम आता है। बिल्कुल, कि इंसान का सेंसरी सिस्टम प्रॉपर वर्किंग कर रहा है तो वो एक अच्छी जो है वो ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कर सकता है। सो इट जनरली रिलाइज ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स। हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे मेडिएटर्स होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड और सेंसिस के दरमियान सो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं कि ताकि जो है वो हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को बेहतर बना सकें। दे प्रोवाइड अ ग्रेट कैपेसिटी फॉर इंक्रीजिंग द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो सेंसेस होती हैं ये हमारी ऑब्जर्वेशंस की पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ठीक है, और हम भी जो है वो एक अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ यूज़ हो रही है, और हम उसको जो है वो डिफरेंट थेरीज़ वगैरह में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। So beta, this is about today. I hope you understand it well. In this lecture we have discussed about solid state, different forms of solids, allotropy, and at the end we have discussed about the scientific progress. Okay my dear students, Allah Hafiz, stay blessed.